हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठनात्मक ढांचा। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी और सफल कंपनियां हैं वो अंदर से काम कैसे करती हैं? बेहतरीन रिजल्ट्स देने के लिए वो खुद को कैसे व्यवस्थित रखती हैं? बस आज हम इसी बिजनेस एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे संगठन के बेसिक ढांचे को समझने से, फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम दो मेन स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल और डिविजनल के फंडामेंटल्स पर बात करेंगे, और हाँ, इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं ये भी देखेंगे। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, संगठन ढांचे के मूल तत्व, यानी इस फ्रेमवर्क को असल में हम परिभाषित कैसे करते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किसी कंपनी का कंकाल या स्केलेटन मान सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का कंकाल सब कुछ सही जगह पर रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि किसकी क्या भूमिका होगी, अलग अलग पदों के बीच क्या रिश्ता होगा, और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच रोजमर्रा के कामों का तालमेल या कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। इसके बिना तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम कंसेप्ट की तरफ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध विस्तृति। यही वो चीज है जो किसी भी संगठन को उसका असली आकार देती है। तो अब सवाल यह है कि कंपनी का ये ढांचा आखिर दिखेगा कैसा। ये पूरी तरह से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर टिका होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मैनेजर अपने नीचे कितने कर्मचारियों को अच्छी तरह से संभाल सकता है। अगर ये दायरा छोटा है यानी नैरो स्पैन है, तो कंपनी का ढांचा काफी लंबा बनेगा, जिसे हम टॉल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक मैनेजर कई लोगों को संभाल रहा है, तो वाइड स्पैन बनेगा और कंपनी का ढांचा एकदम चपटा या फ्लैट हो जाएगा। अब इन्हीं बेसिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब कोई बिजनेस बड़ा होता है ना, तो वो आमतौर पर दो मेन स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को चुनता है। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी क्रियात्मक संरचना, और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर यानी प्रभागीय संरचना। आइए अब इनके अंदर गोता दगाते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ये पूरी तरह से स्किल्स या कौशल के आधार पर टीमों को बांटने के बारे में है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का एकदम सीधा सा फंडा है, कंपनी में जो भी मेन काम हो रहे हैं उनके हिसाब से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दो। सोचिए, एक कंपनी है जहां प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और ये सब एक मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे ही हम फंक्शनल या क्रियात्मक ढांचा कहते हैं। ये सब अपने अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर सबसे अच्छा कहाँ काम करता है। तो देखिए, ये उन बड़े बिजनेसेस के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें अपने काम में बहुत गहरी एक्सपर्टीज या महारत चाहिए। लेकिन एक शर्त है, ये तभी सबसे जबरदस्त काम करता है जब कंपनी मुख्य रूप से सिर्फ एक ही मेन प्रोडक्ट बना रही हो और बेच रही हो, एक ही प्रोडक्ट पर पूरा फोकस। अब हर सिक्के के दो पहलू होते, राइट। तो चलिए इस फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालते हैं। फायदों से शुरू करें तो जब एक जैसा काम करने वाले लोग साथ बैठते हैं तो उनकी स्किल्स और निखरती हैं, स्पेशलाइजेशन आता है, काम बार बार रिपीट नहीं होता, जिससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, इसकी एक बहुत भारी कीमत भी है। एक जैसा काम करते करते ये डिपार्टमेंट्स अक्सर अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते हैं। इन्हें साइलोज कहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक मार्केटिंग वाला सिर्फ अपनी मार्केटिंग की सोचेगा, पूरी कंपनी के गोल से उसे कोई लेना देना ही नहीं होगा। और ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल बिठाना, सच कहूं तो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, हमें दूसरे मेन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, डिविजनल स्ट्रक्चर यानी प्रोडक्ट के आधार पर बांटना। होता क्या है कि जब कोई कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगती है, तो पुराना फंक्शनल ढांचा जवाब दे जाता है। तब एंट्री होती है डिविजनल स्ट्रक्चर की। इसमें हम कंपनी को स्किल्स की बजाय सीधे प्रोडक्ट्स के आधार पर बांट देते हैं। मतलब मेटल के प्रोडक्ट्स का एक अलग डिवीजन और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का बिल्कुल अलग डिवीजन, एकदम सेपरेट। एक बहुत बड़ी कंपनी के टॉप पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उनके नीचे कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, दवाइयाँ और साबुन जैसे पूरी तरह से अलग अलग डिविजन्स हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इन सभी डिविजन्स का अपना खुद का प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फिनेंस डिपार्टमेंट होता है। ये असल में एक बड़ी कंपनी के अंदर छोटी छोटी स्वतंत्र कंपनियों की तरह काम करते हैं। है ना कमाल का सेटअप? अब ये सेटअप किन के लिए है?
ये उन अग्रेसिव और तेजी से बढ़ने वाले संगठनों के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, जो भारी मात्रा में अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब आपको लगातार नए लोग और नए डिपार्टमेंट्स जोड़ने हों, तो यह स्ट्रक्चर कंपनी की ग्रोथ को रोकने नहीं देता। आप बस एक नया डिवीजन जोड़िए और काम शुरू। चलिए अब इस डिविजनल स्ट्रक्चर के भी फायदे और नुकसान को तौल कर देख लेते हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो हर डिवीजन के हेड को आज़ादी मिलने से फैसले रॉकेट की स्पीड से लिए जाते हैं। अगर कोई एक डिवीजन घाटे में जा रहा है तो उसे आसानी से ट्रैक करके बंद भी किया जा सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये जो आज़ादी है ना, ये अक्सर डिविजन्स के बीच भयंकर लड़ाई की वजह बन जाती है। हर कोई अपने फायदे की सोचने लगता है। और सबसे बड़ा नुकसान, हर डिवीजन अपना खुद का एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग चला रहा है, जिसका सीधा मतलब है काम और खर्चे का भारी डुप्लीकेशन। कंपनी की कॉस्ट सच में आसमान छूने लगती है।